अभी आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, यू कैन चेक इट ऑन योर स्क्रीन, अपनी स्क्रीन को देख लो। आप देख पा रहे होंगे, न्यायालय श्रीमान सेशन जज महोदय जनपद अलीगढ़। मैंने इसकी पूरी की पूरी एफआईआर आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक आराम से बैठ के पढ़ा के बताया था। तो वो अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियसली जो मेरा वीडियो है उसको एक बार जरूर देखें। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ कि देखो ये हिंदी में है, तो दिस कैन बी ड्राफ्टेड इन हिंदी, इंग्लिश, मराठी और एज पर योर सिटीज लैंग्वेज जो भी होगी। ठीक है, मैं हिंदी इसलिए लिया है क्योंकि ये हिंदी में मैं आप लोगों को एफआर, जैसे मैंने आपको एफआर रीडिंग सिखाई, फिर एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर दिखाया, फिर मैं अभी एंटीसिपेटरी की ड्राफ्टिंग भी दिखा रही हूँ, फिर इसके साथ में आप लोगों को जो स्टेटमेंट्स हुई है चार्जशीट के अंदर, पूरा का पूरा चार्जशीट डिस्कस करेंगे। जैसे चार्जशीट खत्म होगी फिर जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट नाउ। राजेश है क्लास में? राजेश देखो ये क्या लिखा है, अग्रिम जमानत। हाँ, यहाँ पर उसका नंबर लिखा हुआ है और उसके बाद में डैश 2021। अब ये जो ईयर होगा वो एज पर आपका होगा, ठीक है। एफआईआर नंबर, राज्य जो भी होगा, धाराएं लिखी हुई है 323, 506, 406, 354 है, 498 है ऑफ आईपीसी, रीड विद 3 and 4, जो कि हम लोग डवरी डवरी पे बात कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज एफआईआर के अंदर थी। ओके, गॉट इट। वही चीज अभी हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के अंदर लेके आ रहे हैं। ओके, सेम। अब कंटेंट्स क्या होंगे? अब देखो ये जो हेडिंग है यहाँ पे, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा, अब ये सारी जो भी होगी ना वो, अब जिस जिसके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, देखो हम लोगों ने एफआईआर के अंदर देखा था कि एफआईआर में अक्यूज नंबर 1, अक्यूज नंबर 2, अक्यूज नंबर 3, अक्यूज नंबर 4, अक्यूज नंबर 5, जितने भी अक्यूज थे उन सबका। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका जो एड्रेस है कि वो निवासी गण कहाँ का है, वो सब लिखा है। क्योंकि आपको पता है, आप लोगों को मैं बता दूं कि जजेस जो है ना वो ये देखते हैं कि वो जो बंदा है जिसने ये ऑफेंस किया है, जो यहाँ पर ऑफेंस हुआ है, क्या ये बंदा यही इस जुरिस्डिक्शन में रहता है या नहीं रहता है। दिस पर्सन लिव्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। हम लोगों ने सीआरपीसी के अंदर काफी बार डिस्कस किया है कि कितना डिफरेंस होना चाहिए कोर्ट के बीच में, रेलवे के बीच में। ये बात मैंने काफी काफी बार बोली हुई है रिपीटिंगली, तो इस वजह से हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग इंग्लिश में होता तो एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी डाल के ऐसे भी लिख सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आप सारे जो अक्यूज्ड के नाम है अब यहाँ लिखो, आप वहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेट वर्सेस जो भी रहेगा ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे आपका ड्राफ्ट होगा, देखो एक कैलिबर होता है कि ये रहता है कि हम किस तरीके से ड्राफ्टिंग करें, तो दैट्स योर चॉइस एंड दैट्स योर वे। ओके, हर किसी लॉयर का अपना अपना वे होता है ड्राफ्ट करने के लिए। तो स्टेट वर्सेस समझो हम लोग आलोक गुप्ता ये लिख सकते हैं, राजेंद्र कुमार गुप्ता ये सब लिख सकते हैं। अगर नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे, स्टेट वर्सेस नहीं करके यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है जैसे हेडिंग में लिखा है, तो आप हेडिंग में भी अक्यूज के सारे नाम डाल सकते हैं। जिनका भी आपको करना है उन सबका नाम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब निम्नलिखित निवेदन जो है उनको जो बोलना चाहते हैं वो इनटू द पैराग्राफ्स बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, चलो रीड करो राजेश, पैरा नंबर 1। यस मैम। राजेश है? हाँ, पढ़ो पैरा नंबर 1। एक एक को मैं पैरास पढ़ाऊंगी यहाँ पे, सो दैट आपको पूरा पिक्चर ही क्लियर में आना चाहिए कि हम लोग कैसे ड्राफ्ट करते हैं और क्या क्या हम लोगों को कॉन्टेंशंस लेने चाहिए। चलो यह ओके की, मैम। चलो। हाँ, यह कि मुलजिमान उपरोक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। वादी मुकदमा ने मुलजिमा उपरोक्त पर दबाव बनाने के लिए थाना गांधी पार्क पुलिस से साज करके उपरोक्त केस में झूठा फंसा दिया है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या लिखा है? फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा है कि उसको फॉल्स केस में इम्प्लीकेट किया गया है, ये बोला जा रहा है कि जो अक्यूज है उनको फॉल्स केसेस में इम्प्लीकेट किया गया है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ उस्मा रीड। चलो चलो, वी विल डू इट इन अ वेरी गुड वे, चलो आपको पता भी चलेगा क्या है। यह के बमुताबिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुस्लिम विन्यास की शादी दिनांक 25
1/2020 को वादी नवनीत की पुत्री सोनाक्षी से होटल ली मेरिडन में हुई थी तथा वादी ने शादी में करीब 22 लाख रुपए खर्च किया था। शादी के बाद मुस्लिम वादी की पुत्री सोनाक्षी से उसके पति मुलजिम विन्यास की नौकरी स्थायी करने हेतु 50 लाख रुपए की मांग करते थे। ठीक है, ये भी डबरी का आ रहा है, वही सब कॉन्टेंट्स है, सिर्फ इसको मैंने ये आपको दूसरा एंटीसिपेटरी बेल का ये दिखा दिया। सेम है, सेम डिक्टो है, कुछ चेंज नहीं है बेटा। इसके जगह क्या होगा, नाम चेंज हो जाएंगे, इसके जगह पे हो जाएगा, जो अमाउंट होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या बोला है, इस डेट पे इसकी शादी हुई थी और करीबन इतना इतना उससे पैसा दहेज के रूप में मांगा गया था। ठीक है, क्लियर। उससे मोटरसाइकिल मांगी गई थी, याद करो, एफआईआर में मोटरसाइकिल मांगी गई थी। चलो नेक्स्ट, चलो कौन रीड करेगा, नेक्स्ट कौन रीड करेगा भाई, राम। राम, यह कि वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन की अंकित किया है कि जब वादी की पुत्री सोनाक्षी अकेली होती थी तो मुलजिम आलोक गुप्ता ससुर उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ करते थे तथा कहते थे कि मेरा बेटा नाकारा है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तथा मुलजमान ने वादी की पुत्री सोनाक्षी का स्त्री धन, कपड़े व जरूरी कागजात, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, बीए के शैक्षिक मूल पत्र, प्राप्त व पासपोर्ट मांगने के बावजूद वापस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये रिपोर्ट से इन लोगों को क्या सूचना का कथन हो रहा है कि जो भी ये चीजें हुई थी कि वो जो इसके ये है ससुर जी, वो क्या बोल रहे हैं कि तू मेरा बेटा ना करता है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तेरे साथ में, उसके लिए तुझे इतनी ये क्या 354A। कर रही है ना। उसके साथ में ये भी बोला जा रहा है कि भाई तू जो भी पैसे है, मतलब समझो जिसमें पासपोर्ट आ गया, उसके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स आ गया और जो भी सारे उसके सर्टिफिकेट्स थे, उन चीजों की वो उससे मांग कर रहे थे। वो बोल रही थी मुझे वापस करो, लेकिन फिर भी वो वापस करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, अब यहां से जो डवरी में हम लोग ने पढ़ा था ना, याद करो 304B, जिसमें मैंने आप लोगों को एक एक चीज बताई थी कि ये मांग होती है, ये सेक्शन पड़ जाता है ना। तो वही चीजों का यहाँ पर उल्लेखन किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है इन इंग्लिश, ओके, उल्लेखन इन हिंदी। चलो नेक्स्ट, रीड पैरा नंबर 4। हु कैन रीड, कौन है रीड करने के लिए भाई, दीपिका यह आप कि पढ़ोगे। वादी द्वारा प्रथम सूचित रिपोर्ट में लिखाए गए उपरोक्त कथन पूर्ण मनगढ़ंत व झूठे वो हैं। झूठे है, मन झूठे गठन हैं। व झूठे है कि ये जो भी स्टोरी बनाई गई है ना, इस रिपोर्ट में लिखी गई जो स्टोरी है वो काल्पनिक है और ये मनगढ़ंत यानी झूठी स्टोरी को बनाया गया है। ठीक है, ये एंटीसिपेटरी बेल के कंटेंट्स है हमारे। ओके, इन इंग्लिश इट वुड बी दैट whatever the report is given to the police, it's false and it is imaginary and falsely created. Okay, that's para number 4. Now next, यह कि next मुल्जिम विन्यास दिल्ली हाई कोर्ट में अगस्त 2016 से सिस्टम ऑफिसर के पद पर कार्य करते हैं, इसलिए उसकी नौकरी स्थायी कराने के लिए 50 लाख रुपए मांगने वाली बात पूर्ण तथा मनगढ़ंत मनगढ़ंत व झूठी झूठी है। है। मुलजमान में से किसी ने भी वादी की पुत्री सोनाक्षी से ना तो कभी 50 लाख रुपए की मांग की और ना ही कभी उसे तंग व परेशान या मारपीट ही किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर ऑफेंडर, इसने यहाँ पे बोला है कि 2016 में इसको ऐसे था कि इसको जॉब चाहिए थी और वो ऐसा सर्विस करना था जिसके लिए उसको नौकरी के लिए 50 लाख रुपए लगने वाले थे और उस 50 लाख रुपए के लिए ये उससे मांगता था कि भाई 50 लाख रुपए दे दे मुझे
और इसका हमारा क्या कहना है कि दिस इज फॉल्स एंड फॉल्सली क्रिएटेड। ना कोई उससे 50 लाख रुपया मांगता था, ना ही उससे कोई पैसे मांगता था, ठीक है, ना ही उससे कोई परेशान करता था, ना ही उससे कोई मारपीट करता था। तो दिस इंग्रेडिएंट्स शुड बी प्रेजेंट फॉर द contents in the anticipatory bail, because the court is going to see the antecedents. Okay, court is going to see the antecedents, Hello, ma'am. that what offense is done, and are you a criminal offender or something. That is to be seen in the anticipatory bail, not going into the thing that you have committed an offense or not. Okay, इस चीजों में नहीं जाया जाएगा कि तुमने ऑफेंस किया है या नहीं किया, ये ट्रायल कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अभी हम क्योंकि इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं, कुछ ऐसे एंटीसिपेटरी बेल होने दो, अ बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। पर अभी जो न्यू लॉज आने वाले हैं ना, वहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि बेल इज नो मैटर ऑफ राइट। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। यह कि वादी की पुत्री सोनाक्षी का कोई शैक्षिक प्राप्त या पासपोर्ट नॉलेजमान के पास नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये जो उसके ऊपर ऑफेंस जो लगाए गए हैं, जो सेक्शंस लगाए गए हैं, जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ना ही उसका पासपोर्ट उसके पास है, ना ही उसके कोई जो पेपर्स होते हैं, एनी डॉक्यूमेंट्स। वो अभी आपको पता है ना कि जो लेडीज होती है वो बहुत कमाल की होती है, पता है, व्हेन दे आर सपोज टू लीव द होम, इवन दो बहुत सारी एडवाइसेस भी उनको ये मिलती है कि घर से निकल रही हो ना, तो टेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विथ योर, यानी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। ओके, यानी जैसे कि अभी पासपोर्ट हो गया, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके कॉलेज के हो गए, आपके स्कूल के हो गए, आपके जॉब के हो गए, कुछ भी सबूत वहां पे छोड़ना मत, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये चीज लेके आए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, आई होप क्लियर। फर्दर, यह कि वादी की पुत्री श्रीमती सोनाक्षी एक महत्वाकांक्षी महिला है तथा शादी के कुछ दिन बाद से ही उसे मुलजमान विनायास से ये कहा कि हम दोनों दिल्ली में जॉब करते हैं तथा नोएडा से जॉब के लिए आना जाना पड़ता है, जिसमें काफी समय बर्बाद होता है, तथा कहा कि हम दिल्ली में बैंक से लोन लेकर एक फ्लैट लेते हैं तथा दिल्ली से ऑफिस आने जाने में आसानी रहेगी और समय की भी बचत होगी, तथा सोनाक्षी मुलिज्म विन्यास पर कार लेने के लिए भी दबाव बनाती थी, परंतु विन्यास ने अपने माँ बाप को छोड़कर दिल्ली में किराए के फ्लैट या बैंक से लोन लेकर फ्लैट लेने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि अभी मैं कार लेने की स्थिति में नहीं हूँ, पहले मैं अपनी बहन विदुषी की शादी करूंगा, इसके बाद कार व मकान के बारे में सोचेंगे। इसी बात से कुपित होकर उक्त सोनाक्षी मुलिज्म विन्यास व उसके परिजनों से रोज व रोज झगड़ा करती तथा उसने घर में स्थायी रूप से एक कलेश का वातावरण बना दिया। आपको मैं ये बात बता दूं कि ये एक लॉ पॉइंट है कि यहाँ पर जो लड़की कह रही है ना कि तू चल अपने माँ बाप को छोड़ और मेरे साथ में चल के रहे, हम लोग वहां पे जॉब भी करेंगे और अलग से रहेंगे भी। लड़के ने मना कर दिया कि जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती है तब तक मैं नहीं चलूंगा तेरे साथ में। पर आपको ये मैं बात बता दूं कि दिस इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, है ना। जब हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं ना कि लिव सेपरेटली, ठीक है, और आस्क फॉर सेपरेशन from the family, it is a ground for divorce and a ground for cruelty. So this becomes two grounds, and it's not only this, the FIR, but this will sustain ahead. इस चीज को आगे लेके जाया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि मुलजिम आलोक गुप्ता ने सोनाक्षी की शिकायत उसके पिता से की तथा उसे समझाने के लिए कहा। इस पर दिनांक 27/10/2021 को उपरोक्त वादी अपने बड़े भाई मुकेश व अपनी दो बहनों, गलत है, ये बहनों लिखा हुआ, दो बहनों आदि के साथ नोएडा रीडिंग आए करेक्ट।
तथा बातचीत के दौरान वाद विवाद होने पर वादी अपनी पुत्री सोनाक्षी को अपने साथ बुलाकर ले गए। उस वक्त सोनाक्षी अपना सभी सामान, जिसमें उसके शैक्षिक पत्र, पासपोर्ट व अन्य सभी सामान, जिसमें उसके कपड़े आदि भी थे, लेकर अपने पिता के साथ अलीगढ़ आ गई। ठीक है, इसको क्लियर करने की जरूरत है मुझे। हम्म, वेरी सिंपल। हम्म, चलो फर्दर बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। अलीगढ़ कलंदर जी, के आर यू बाद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? मालूम हो रहा मुझे। Are you understanding the concept? Can you hear me? Yes, madam. Can you understand the concept? This is an anticipatory bail what we are reading. It's in Hindi, but मालूम हो don't रहा। worry. I will नहीं, provide you. I'll provide you हिंदी in English also. नो Okay? प्रॉब्लम, मुझे हिंदी में मालूम आ हाँ, रहा है। मैं सुनता हूँ सब। Hindi is also our national language, so we can easily yeah, understand but Hindi and that English. person is not here from here, no? That's Yes, why they ma'am. speak in English and other Telangana language in this. So मुझे that हिंदी मालूम होती है मुझे। मालूम होती है? Exactly. अरे ये वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मैं हिंदी बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। मैं सब एक भी गलती नहीं करता था व्याकरण का। Exactly. Now I will ask you to read in Hindi then. Come, read section number 9. हाँ, एक प्रॉब्लम है, मुझे दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है। प्लीज। Oh, okay. यह कि No यह problem, no problem. यह कि Okay. चलो, let's move further. अलीगढ़ आने के बाद माह जुलाई 2021 में Read, Basma. उक्त सोनाक्षी ने मुलजिम, may I stop, miss, or I may continue it? Hello. Hello. May I continue it? यस, व्हाई नॉट। Yes, continue. Okay. मैं उक्त Ask her to continue. सोनाक्षी ने मुलजिम विनायस के विरोध धारा 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का एक वाद श्रीमती सोनाक्षी बनाम विन्यास थाना कोतवाली नगर अलीगढ़ के न्यायालय में दायर किया, जो माननीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कोर्ट संख्या 1 अलीगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त एक अन्य वाद धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा किया जो प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अलीगढ़ में विचाराधीन है। उपरोक्त परिवादों में से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब थोड़ा ब्लर सा है। परिवादों में श्रीमती सोनाक्षी ने मुलजिम आलोक गुप्ता वो पर उपरुक्त बरोबर है, उपरुक्त परिवादों में श्रीमती छेड़छाड़ करने सोनाक्षी जैसा कोई आरोप नहीं लगाया है, बल्कि यह कहा है कि विपक्षी स्वयं व उसके परिजन असामाजिक व गिरोहबंद किस्म के व्यक्ति हैं, जो प्रार्थया सोनाक्षी पर अनैतिक व अप्राकृतिक कार्य के लिए दबाव बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहते हैं। इसमें स्पष्ट है कि उपरोक्त वादी नवनीत कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुलजमान आलोक गुप्ता द्वारा छेड़छाड़ करने वाली बात केस को गंभीर बनाने की नीयत से झूठी लिखाई है। यहाँ पे समझा आपको क्या बोला जा रहा है इसमें?
पैरा नंबर लगता है 9। पहले केस 125 पहले फाइल किया था अलीगढ़ हाँ, फैमिली लॉ हाँ, कोर्ट हाँ, में, 125 सीआरपीसी और पहले ही फाइल सेक्शन मेंटेनेंस 9 में पहले फाइल ही किया था करवा मैडम, दिया था। और बिल्कुल सेक्शन 9 बिल्कुल। में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं था उन्होंने। हम्म, करेक्ट करेक्ट, ऐसा भी कोई एलिगेशन सेक्शन 9 में नहीं है। हम्म, 125 ऑलरेडी फाइल्ड है, उसके बाद में ये आफ्टर थॉट स्टोरी है सब जो क्रिएशन है। हम्म। हाँ, चलो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। दीपशिका सिंह टू एवरीवन। मिस दीपशिका सिंह पढ़ना चाहती है। ठीक है, पढ़िए दीपशिका, पढ़ो। नीलकांठ। 10 नंबर। यह कि हाँ, वादी ने उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट धन ऐंठने के उद्देश्य से दबाव बनाने के लिए लिखाई है, क्योंकि वादी मुकदमा नवनीत कुमार वैश्य सोनाक्षी व तलाक लेकर मामला निपटाने के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड करता है, जबकि शादी में उसने केवल 5 लाख रुपए खर्च किए थे और रुपए की होटल के बिल 5,19,000 रुपए में दिया था, जिसमें से शेष 19,000 रुपए मुलजिम आलोक मुलाजिम मुलजिम मुलाजिम। ने, हाँ मुलाजिम, मिस यहाँ पे मुलजिम। मुलजिम मतलब क्या होता है मैम? मुलजिम मुलाजिम होता अभी है, देखो, मुलाजिम। मुलजिम आलोक गुप्ता ने अदा किए। मुलजिम मीन्स अपराधी। हम्म, मैं पढ़ता हूँ मैम। रुक जाओ, सब अटैक मत करो, मैं पढ़ता हूँ तुम पढ़ता हूँ। रुको रुको रुको, अभी पूरा होने वाला है, पढ़ने दो इसको ही, बस में पढ़ो। यह कि मुलजिम उपरोक्त एक शिक्षित, संभ्रांत व शांति प्रिय परिवार के सदस्य हैं तथा उनके विरुद्ध इससे पूर्व किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा भारतवर्ष में किसी भी न्यायालय में ना तो चला है और ना ही विचाराधीन है। 12 है। आगे। यह पुलिस थाना गांधी पार्क वादी मुकदमा नवनीत कुमार वैश्विक से मिलकर मुलजमान व उनके परिवार को समाज से बेइज्जत करने की गर्ज से गिरफ्तार कर जेल भेजने का प्रयास है। प्रयासत ये प्रयासरत है, मतलब दे आर प्रया, ट्राइंग टू। यस। प्रयासत है। हम्म, यह कि उपरोक्त मुलजमान यह अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग देने के तैयार है कि उक्त मुकदमे की तफ्तीश में दौरान किसी भी गवाह, पुलिस अधिकारी आदि पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाएंगे तथा जांच अधिकारी को पूर्व he will सम्मत not tamper with any evidence, he will support the police। करेंगे हाँ, कि उपरोक्त मुलजमान माननीय न्यायालय के द्वारा निर्धारित किए गए निर्देशों आदेश का पूर्ण पालन श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त विनर्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक पूर्वक विचार करते हुए मुलाजमान उपरोक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ जाने का आदेश पारित पारित कर देने करने की की कृपा की जावे। हाँ, जावे। चलो, अब आप लोगों ने देखा कि ये एंटिसिपेटरी बेल के अंदर हम लोगों ने वो सारी चीजें ली है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को सपोर्ट करती है। आपने देखा, हम लोगों ने अपने डिफेंसेस को बहुत स्ट्रांग रखा। हम लोगों ने ऑलरेडी कहा कि हमारे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, ना ही हम को लेकर हम लोगों को
एंटिसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट करनी चाहिए। इनफैक्ट इसने क्या किया है, पहले ही 125 फाइल करके रखा है, पहले ही उसने सेक्शन 9 लगा के रखा है, उसके बाद वो 498 में लेके आ रही है। तो इससे क्या होगा, जजेस जो है ना कहीं इस बात को लेकर साइड ट्रैक होते हैं कि देन वाइफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिविंग, दे ऑल्सो नो व्हाट इज गोइंग ऑन। ऐसे नहीं है कि नहीं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ ठीक है, दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑफ। तो अब हम लोग जैसे हम लोग ये एंटिसिपेटरी पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो आप लोगों को ये साइटेशन तो पता ही होगी। कौन सी साइटेशन है जो एंटिसिपेटरी बेल में दिखाई जाती है? एनीबॉडी नोस? 498A के केस में जो कि जो साइटेशन है वो काफी जजेस जो है वो अप्रिशिएट भी करते हैं। कौन सी साइटेशन है वो? What citations are referred by the judges under section 498A for the process of, चलो ठीक है छोड़ दो, एंटिसिपेटरी बेल को लेकर कौन सी साइटेशन है जो ज्यादातर जो लॉयर्स है वो प्रेफर करते हैं दिखाने के लिए? Yesterday I अवनीश told कुमार you है क्या? बाबा, कल ही मैंने बताई थी। उस्मा कहाँ गई? अवनीश उस्मा कुमार का मैम कौन सी सुष्मिता साइटेशन बताई अग्रवाल मैंने? वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। वेरी गुड। इस अरविंद कुमार का साइटेशन को बताया था मैडम 498 में, अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वेरी वेरी गुड। दीज सायरा बानो। साइटेशंस, सायरा बानू 125 में आई, इधर क्यों? एंटिसिपेटरी बेल की बात चल रही है बेटा। चलो नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? एंटिसिपेटरी बेल को लेकर ये अगर केस आप लोगों के सामने होता तो जजेस को कैसे कन्विंस करते, कौन सी साइटेशन दिखाते? क्या आप लोगों ने एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर दिया तो बस खत्म हो जाता है क्या? इट्स दैट ओवर? हाँ मैम एक एक एप्लीकेशन में एक से ज्यादा मुजरिम का के लिए फाइल कर सकते हैं क्या? यस, मैडम एंटिसिपेटरी कैन बी फाइल्ड फॉर सुशीला अग्रवाल का है क्या जितना मैडम? तुम चाहो उसके लिए कर सकते हो, अलग अलग चाहो तुम। लेकिन तुमको बताऊं क्या, देखो एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि जिसका जैसा रोल है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, वी प्ले वन टैक्टिक्स इन दिस। व्हाट आई डू, आई टेक अदर लॉयर्स आल्सो इनटू द फील्ड। ठीक है, उससे क्या हो जाता है ना कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट पॉइंट होता है वो चेंज होता है। यू विल बी ओनली टेकिंग वो अक्यूज जो तुम्हारे पास है, यू विल आर्ग्यू ओनली ऑन दैट पर्सन्स नेम कि बाबा दिस इसका ये रोल है, इसका रोल है ही नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं, पूरा एफआईआर को इन टोटो पढ़ा जाए, ऐसे कोई एलिगेशन ही नहीं है जो मेरे अक्यूज के खिलाफ है। ठीक है, इन्फॉर्मेंट ने अपने चीजों को लिए ये करने की कोशिश की है, नो सच ऑफेंसेस डन बाय और मेड बाय दी अक्यूज फॉलोइंगली। तो वो सब चीजों को लेकर यू हैव टू आर्ग्यू ऑन दैट पॉइंट। और जो पॉइंटर्स पे हम, आप जो बोल रहे हो कि मैम एंटिसिपेटरी बेल अगर समझो कि अक्यूज जो है उसमें 4 है 5 है, तो एक ही लॉयर जो 4-5 अक्यूज को डिफेंड कर सकता है क्या उस चीज को लेकर? यस 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 यस, दैट यू हैव टू सी। एक टैक्टिक्स यूज करते हैं हम लोग। तो कैसे टैक्टिक्स यूज करते हैं? जैसे प्रॉपर्टी के मैटर्स हो गए, तो समझो एक एग्जांपल है, एक बिल्डर हो गया और एक जो है ओनर हो गया। ठीक है, उनके ऊपर समझो एफआईआर हो जाती है, तो दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग लॉयर्स लगा देते हैं। तो दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। और अगर आप 498 में कहोगे कि मैम ये तो 498 है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम एक ही लॉयर लेके भी कर सकते, तो यस मैं कहूंगी अगेन आई विल से यस, यू कैन आस्क ओनली वन लॉयर एंड आस्क फॉर अ बेल। कर सकता है एक ही लॉयर जाके आप सब जितने भी अक्यूज होंगे उनके खिलाफ बेल लगा सकता है। तो डेफिनेटली इट्स करेक्ट। मैम वो नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक एप्लीकेशन में हम एक से ज्यादा अक्यूज के बारे में लिख सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, आप जितने अभी इसमें क्या नहीं लिखा हुआ था क्या? सारे अक्यूज को नहीं दिखाया गया है क्या? मैम दिखाया गया तो चारों को एक साथ बेल मिल जाएगी? देखो डिपेंड्स, देखो चारों को बेल मिलनी है ना, तो इसके लिए मैं क्या बोल रही हूँ, आपको चारों को देनी होगी, जज चारों को भी एक ही साथ देता है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक को दिया दूसरे को कैंसिल, डिपेंडिंग कि आपका रोल क्या है। जज क्या देखता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जज एफआईआर जब पढ़ता है, जब लॉयर होता है ना वो क्या करता है, एफआईआर को पढ़ के सुनाता है। ध्यान से सुनो, एंटीसिपेटरी बेल को आर्ग्यू कैसे करते हैं, कैसे ये करते हैं, मैं सब बता रही हूँ अभी। ठीक है, लिसन टू मी वेरी 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 कीनली। देखो, व्हाट यू ऑल डू, फर्स्ट फाइल एंटीसिपेटरी बेल, विद दैट यू फाइल अ कॉपी ऑफ एफआईआर। ठीक है,
ठीक है। एज अ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग आप एंटीसिपेटरी बेल के साथ में वकील पत्र लगाते हो, एफआईआर का कॉपी लगाते हो, और अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो होते हैं वो लगाते हैं एज पर दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। जैसे फैक्ट्स होंगे, जैसे सर्कमस्टेंसेस होंगे, उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? आपने बेल एप्लीकेशन लगाया, आपने वकील पत्र फाइल किया, आपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किया, दैट्स मोर देन इनफ। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या मैम इट इज कंपलसरी कि हम लोगों को सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआईआर लगाना चाहिए? इज दैट कंपलसरी टू फिल? कंपलसरी है क्या कि एंटीसिपेटरी बेल के टाइम पर हम लोगों को सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआईआर लगाना चाहिए? अगर आप लोगों के पास है तो यस, अगर नहीं है तो आप जेरोक्स कॉपी ऑफ एफआईआर भी कोर्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है, आपका अक्यूज कभी भी अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, हमारे लिए क्या हो गया, वो टाइम बाउंड हो गया। अगर हमने उसको एंटीसिपेटरी बिल लेके नहीं दिया तो पुलिस तो कभी भी अटक करेगी उसको, कभी भी उठा के लेके जाएगी, कभी भी वो बंदा जेल में जा सकता है। फाइन, नाउ फर्दर लेट मी मूव अहेड। इसके बाद क्या होगा कि जैसे आपके एंटीसिपेटरी बेल को नंबर पड़ता है, क्या एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सेम डे कोर्ट में जाती है क्या? यस ठीक है, मैम। हाँ, यस, परफेक्टली मैं बोलूंगी यस। जिस दिन आप फाइल करते हो उस दिन आपको कहीं ना कहीं क्या होता है, हियरिंग मिल जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है, आप जब कोर्ट के सामने खड़े होते हो, ठीक है, तो हु कम्स बिफोर द कोर्ट? वन इज यू एंड अदर इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दिस कॉल्ड एज पीपी। ओके, वो क्या करेगा, इंफॉर्मेंट के जगह पे आर्ग्यू करेगा। ठीक है, इंफॉर्मेंट की प्लेस पे आएगा। सुन के ले लो मेरी बात। अब देखो क्या होता है ना, जो कंप्लेनेंट होता है, जो एक्चुअल जिसने एफआईआर करी होती है, क्या वो एंटीसिपेटरी में ऑब्जेक्शन डाल सकता है क्या, इसको बेल ग्रांट नहीं की जाए? हाँ, डालेगा। यस, डाल सकता है। देखो, ये कभी कभी डाल सकता है, ऐसा नहीं है, कभी नहीं भी डाल सकता है। क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि जजेस आपको ये बोलेंगे कि कंप्लेनेंट को क्या लोकस स्टैंडी है यहाँ पर आने के लिए। व्हाट लोकस स्टैंडी डज कंप्लेनेंट हैज? क्या लोकस स्टैंडी है कंप्लेनेंट को यहाँ पे आने की? ये एंटीसिपेटरी बिल का मैटर है, ये उसका मैटर नहीं है। ये अक्यूज आया है कि मुझे बेल दे दो, ठीक है, तो इसमें साइटेशंस है जो मैं आप लोगों को मेरे ही केस की साइटेशन शेयर करूंगी, जहां पर मैंने एंटीसिपेटरी बेल नहीं होने देने के लिए जज को इतना घुमाया कि जज को हायर श्योरिटी ग्रांट करने के लिए लगाया, जिसमें मैंने ये कर दिया कि जो पार्टी है वो यहाँ की नहीं है, कल को वो भाग गई तो कौन जिम्मेदार है? तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ ब्लफिंग, दैट इज डिफरेंट। तो मैं आपको बता दूं कि एंटीसिपेटरी बेल में कंप्लेनेंट भी अपना वीपी फाइल करके आ सकता है। ठीक है, ही कैन टेक द ऑब्जेक्शन एंड एंटर इनटू इट। नेक्स्ट, अगर कंप्लेनेंट नहीं आता है तो प्रोसिक्यूशन का कौन आएगा भाई? पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा आर्ग्यू करने के लिए। कंप्लेनेंट का लॉयर वहां पे भी आर्ग्यू नहीं करेगा, करेगा पीपी, लेकिन पीपी को असिस्ट करेगा। तो आप ये बोल सकते हो क्या, एंटीसिपेटरी के बेल के टाइम पर पीपी को असिस्ट करने का कंप्लेनेंट का राइट है? तो यस 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 यस। ये सिर्फ रेगुलर बेल के टाइम पे नहीं है पीपी को असिस्ट करने के लिए, यहाँ ट्रायल चलाते समय नहीं है कि भाई हाँ पीपी को असिस्ट करेंगे, नहीं, यहाँ पर भी आप पीपी को असिस्ट करेंगे। या यहाँ पर आप मतलब कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन असिस्ट करेगा? कंप्लेनेंट का लॉयर। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्शन लेने आ रहा है तो, कि जैसे अक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट हो। ठीक है, अब अक्यूज का लॉयर क्या करेगा? तालियां बजाएगा कि अरे 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 अरे, अभी तो मैं मर गया, वो तो आ गया कंप्लेनेंट का लॉयर, अभी तो मेरे को तो बेल ही ग्रांट नहीं होगी। यू कैन नॉट पुट योर दिस डाउन, नो, यू कांट कीप योर सेल्फ डाउन। तो उसको लेकर यू हैव टू बी वेरी कीन एंड फास्टली आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको कोर्ट पूछेगा भाई तुम्हारा रोल क्या है, व्हाट रोल यू हैव, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एफआईआर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, जैसे हम लोगों ने ये लिया कि अगर डिले है एफआईआर फाइल करने के लिए, सर मेरे खिलाफ कोई भी आज तक कोई केस नहीं है, और उसके खिलाफ जो क्रक्स ऑफ द मैटर है कि सर इसने ऑलरेडी 125 मेरे खिलाफ कर दिया है, सेक्शन 9 लगा के मुझे बोलती है भाई मेरे को रेस्टिट्यूशन चाहिए, इधर मेरे खिलाफ 498 का केस लेके आई, अगर उसको मेरे साथ रहना है तो वो ये केस करती ही नहीं मेरे ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में हम कोर्ट को बोलते हैं कि एवरी कंडीशन जो कोर्ट हमारे ऊपर इम्पोज करेंगी, वी आर रेडी टू अबाइड ईच एंड एवरी कंडीशन इम्पोज बाय द कोर्ट। समझ में आ रहा है इतना बात?
ये सिर्फ मैं आप लोगों को क्रक्स बता रही हूँ, डिटेल डेप्थ नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये समझेगा ना कि मैं क्या कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि अक्यूज जब उसका लॉयर आर्ग्यू करता है अपने जो क्लाइंट है उसको प्रोटेक्ट ऐसे करता है, ठीक है। तो जज इस पे पूछता है कि हम आपको बेल क्यों ग्रांट करें ना, कि आपने तो उसको ये किया है, तो देयर यू हैव टू कम अप टू द कोर्ट, कोर्ट के सामने आपको लेके आना है, आपके ऐसे डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग लगाने हैं कि सर देखो हमने ये किया है, हमने ये किया है, अगर हमको ये करना होता तो हम ये कर देते, हम ये सब मैम करते ही। एक्सक्यूज में, हाँ मैम इसमें तो हाँ आदित्य बोलो। एफआईआर की कॉपी, एफआईआर की कॉपी तो लगी होगी ना? हाँ एफआईआर की कॉपी तो जो बेल के लिए होगा पहले से पुटअप हो रखा होगा, और जो भी उस पे जो उसका मैम केस डायरी बनी होगी, या जो एक्यूज के लिए जो केस का जो फाइल बना होगा, वो सब कुछ तो उसमें लगा होगा मैम। तो हमको तो तो जज पॉइंट बाई को पॉइंट उसमें व्यू देना है ना, पॉइंट बाई पॉइंट ना व्यू बताना पड़ेगा, पूरा रीड ऐसा करना नहीं पड़ेगा होता मैम। है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। या मैम, या मैम, जो आप पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हो ना, अगर या आप मैम। एफआईआर के जो मेन कंटेंट्स है उसको रीड ही नहीं करो कि सर देखो इसके ऊपर मेरे पर, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लिए समझो एक ही लाइन लिखी हुई है कि रत्नानी ने ये किया है, ठीक है, वन लाइन, तो वन लाइन मेरे को इस या ऑफेंस के अंदर लेके आती है क्या? सो आप वो नहीं, रीड करेंगे जो आपका रोल है, आप समझ के लो ना पूरा एफआईआर। मैंने कब कहा, मैंने क्या बोला, आपका जो रोल है कि आपको लेकर जो एलिगेशंस लगाए गए उसको आप डिफेंड करेंगे ना, कि मैंने ये किया ही नहीं है, ये झूठ बोल रही है, और उसको प्रूफ करने के लिए ट्रायल बैठा है ना, करने के लिए ट्रायल के पास जाएंगे ना, हम कोर्ट में जाएंगे ना। मेन तो आपको कोर्ट को ये देखना होता है कि आपके खिलाफ कोई केसेस है, आप हार्डन क्रिमिनल हो क्या, आप यूज टू हो क्या इन सब चीजों को लेकर, आपके ऊपर पहले भी कोई केसेस है क्या, ये सब चीजें जजेस को देखनी होती है। इफ नॉट देन 100% यू गेट अ बेल, ऐसा नहीं है, एंड बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, समझे। और आप जो एक अक्यूज की तरफ से अगर यस मैम, समझो दो अक्यूज है और दोनों के खिलाफ अलग अलग लॉयर है, अक्यूज नंबर 1 का अलग लॉयर है, अक्यूज नंबर 2 का अलग लॉयर है, ठीक है। अक्यूज नंबर 1 का जो लॉयर है अपने अक्यूज को प्रोटेक्ट करेगा, अक्यूज नंबर 2 का जो लॉयर है वो अपने इसको प्रोटेक्ट करेगा। आई बात ध्यान पे, समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन दी एफआईआर कि आपका रोल क्या है। जजेस ये देखते हैं कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस क्या है, जजेस ये देखते हैं कि अगर हमने इसको बेल दे दिया तो ये शहर छोड़ के तो भाग नहीं जाएगी ना, ये एविडेंस को टैंपर तो नहीं करेंगी ना। मेजर ये बोला जाता है कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाएंगे, जिसमें आपको एक रजिस्टर दिया जाता है, उस रजिस्टर पे आपको साइन किया जाता है। जिस दिन कोर्ट आपको बोलती है ना कि ऑन मंडे, एवरी मंडे यू हैव टू अटेंड द पुलिस स्टेशन, तो आपको एवरी मंडे किसी भी टाइम पे जाके पुलिस स्टेशन में जाकर आपको एक साइन करके आना पड़ता है, और आपको ये दिखाना पड़ता है। उसके ऊपर देखो, एंटीसिपेटरी बेल में 2 होती है, एंटीसिपेटरी बेल, अरे बाप रे मैम ने ये क्या बोल दिया, 2 कैसे होती है, एंटीसिपेटरी तो एक ही फाइल की, 2 कैसे होती है, 2 ऐसे होती है। पहले आपको इंटरम प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेम्पररी बेल, ठीक है। इंटरम प्रोटेक्शन इज इक्वल्स टू टेम्पररी बेल, और उसके बाद आपको फाइनल ग्रांट की जाती है, ठीक है। जैसे आपको फाइनल ग्रांट की जाती है उसके बाद चार्जशीट आती है, ठीक है। चार्जशीट आने के बाद आपको फिर बेल देना पड़ता है, चार्जशीट आने के बाद आपको फिर बेल देना पड़ता है, जो आपके बेल में एंटीसिपेटरी बेल में ऑर्डर हुआ रहता है कि आपको इतना इतना श्योरिटी फर्निश करना है। अगर आपको बोल दिया ना इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट श्योरिटी, जहां पर जजेस ने ये मेंशन कर दिया सॉल्वेंट श्योरिटी, तो सॉल्वेंट श्योरिटी में क्या होता है, जिसके पास, समझो आपको बता दूं मैं कि सॉल्वेंट श्योरिटी में जिसके पास प्रॉपर्टी होती है उसको ही अलाउ किया जाता है एज अ श्योरिटी ऑन दैट अक्यूज्ड, वरना उसको बेल नहीं दी जाती है, ट्रायल कोर्ट हाथ ही नहीं डालता है। मैम, हाँ मैम अगर किसी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है तो वो जुडिशियल कस्टडी तोड़वा सकते हैं क्या एंटीसिपेटरी से? जुडिशियल कस्टडी जाने के बाद एंटीसिपेटरी बेल कैसे लगेगी? तो मैम क्या लगेगी फिर, रेगुलर लगेगी? रेगुलर बेल। ट्रायल चलेगा एंटीसिपेटरी जब तक सामने वाला अरेस्ट नहीं हुआ है, बेटा आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि टिल द पर्सन इज, एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है, अटक पूर्वी जामिन, है ना, अग्रिम जामिन, मैम यानी ट्रायल शुरू नहीं हुआ ना अभी, तो जुडिशियल कस्टडी ही है ना।
नहीं बेटा, then अरेस्ट you have to understand the procedure first. होने से बचना है। अरेस्ट होने से बचने के लिए ही एंटीसिपेटरी बेल ली जाती है बेटा। मुझे जेल नहीं जाना, अगर तुम जेल में चले गए तो तुमको रेगुलर बेल लगानी पड़ती है बेटा। उसमें भी हम लोग बेल के सारे ग्राउंड्स लेते हैं। दैट ऑल्सो आई विल शो यू, और कि हम लोग रेगुलर बेल में क्या क्या ग्राउंड्स उठाते हैं, Yes, और उस ma'am, बेल वो में हम लोग क्या ये करते हैं। हाँ सिखाऊंगी बेटा, सिखाऊंगी। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे समझ में आया आपको? मैंने आपको क्लियरली बताया, एंटीसिपेटरी बेल इंटरम होती है, फाइनल होती है। उसमें क्या आर्ग्यू करेंगे, कितने लॉयर्स होंगे, कौन डिफेंड करेगा, अपना रोल दिखाओगे। बेल अगर आपकी रिजेक्ट हो जाती है, मान लो सेशन से बेल रिजेक्ट हो जाती है, तो आप कहाँ जाओगे यार? जेल जाओगे? नहीं नहीं, हम हाई कोर्ट जाएंगे। बेल जेल क्यों जाएंगे? बेल टू जेल नहीं होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाती है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। अगर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देती है तो कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देती है तो आप क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट। सरेंडर करोगे? यू गोइंग टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया ना सरेंडर करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दिया कि सरेंडर, तो सरेंडर के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जेल तो जाना पड़ेगा भैया। फिर तो तुम्हारा वकील तो क्या कोई नहीं बचा सकता तुमको। बिल्कुल। एंटीसिपेटरी बाद में गई, रेगुलर बाद में होगा। आप लोगों को एज एन अक्यूज्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद में वो सारे के सारी चीजें की जाएगी जो करनी होती है। गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? यस। एनी डिफिकल्टी? मैम क्लियर। यहाँ तक पूरा क्लियर है? मैंने आपको एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर भी दिखा दिया, एंटीसिपेटरी बेल भी दिखा दी, एफआईआर रीड करना भी सिखा दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टार्ट होगा कि चार्जशीट को कैसे पढ़ते हैं। मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि चार्जशीट को पढ़ने से पहले आप लोगों को हर किसी की स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है। जितने भी विटनेसेस होंगे उसकी स्टेटमेंट, जो आपका कंप्लेनेंट था उसमें इन्फॉर्मेंट जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी क्या है, क्या लाइन ऑफ एक्शन है, किस चीज पे वो बोल रहे हैं, उसके बाद हम उन चीजों की कॉन्ट्राडिक्शंस निकालते हैं। ठीक है, जिसमें आप आयो जो होता है, जैसे हम ऑफिसर कहते हैं, है ना, इंस्पेक्शन ऑफिसर जैसे कहते हैं, आयो जो सारी केस की छानबीन करता है, जो सारे केस का इन्वेस्टिगेशन करता है। यस, ठीक है, वो सब चीजों को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में इट विल बी द कि हम एज एन एडवोकेट ऑफ एन अक्यूज्ड, what you're going to cross examine, how you're going to cross examine, what will give you the benefit, where to start, where to stop, how to cross examine the witness, how to manipulate, how to scare him or her to dig out the story. The benefit of the doubt would be on the complainant to prove his story rather than accused first. ठीक है, ओनर्स जो है वो शिफ्ट होता है। पहले किसके गले में हार जाता है? कंप्लेनेंट के गले में हार जाता है, उसको अपनी स्टोरी प्रूव करनी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी पड़ेगी। वेरी गुड। फर्स्ट द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज स्टोरी, लेटर कमिंग द अक्यूज, द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिज स्टोरी। यस, यस, परफेक्ट, बियॉन्ड डाउट पूरा करता हूँ। यस 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 यस, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ट्रू ट्रू ट्रू। आया बात ध्यान पे यहाँ तक? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो कल से मैम। आज मैंने ये सिखाया है, हेवी बर्डन नहीं No, डाल दूं ma'am. आप लोगों के ऊपर।